नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टीका निर्माताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड से प्रभावित आम लोगों को रक्षा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति 4 गुना बढ़ाई गई। श्रम मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष पुनः आरंभ किए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रवासी कामगारों से अपील की कि वे कोरोना से डर के कारण शहर न छोड़ें। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया। पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1000 मतदाताओं को मतदान करने की मंजूरी दी। कोविड महामारी के मद्देनजर यूजीसी की अगले माह होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट स्थगित। मंत्रिमंडल ने वित्त विधेयक 2021 में संशोधन का अनुमोदन किया। बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण 2(1) और 2(b) को मंजूरी मिली। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं लवली निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है, कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीका निर्माताओं के साथ बैठक की। कल डॉक्टरों और दवा कंपनियों के साथ हुई वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कोविड से जुड़े प्रमुख संगठनों के साथ ये तीसरी वार्ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रक्षा सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ प्रमुख के साथ बातचीत की है। रक्षा मंत्री ने कोविड संकट के दौरान आम नागरिकों को सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराने को कहा है। श्री सिंह ने सेना प्रमुख को निर्देश दिया कि स्थानीय कमांडरों को मुख्यमंत्रियों से संपर्क करके हर संभव सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद रक्षा सचिव ने देश भर के 67 छावनी बोर्ड अस्पतालों को निर्देश दिया कि वहां आने वाले प्रत्येक रोगी को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। रक्षा मंत्री आज वर्चुअल बैठक में कोविड स्थिति से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय की तैयारियों और प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव, डीआरडीओ प्रमुख और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक भाग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कोविड महामारी की रोकथाम और इसके प्रबंधन में केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। श्री भल्ला ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ कोविड की स्थिति तथा इससे निपटने और इसके प्रबंधन की रणनीति के बारे में चर्चा की। एक रिपोर्ट। बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया और इसमें नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। गृह सचिव ने देश भर में कोविड महामारी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल 1 जनवरी को मामलों की संख्या 20,000 थी और इस महीने की 15 तारीख के बाद से इस संख्या में रोजाना 10 गुना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 11 दिनों में नए मामलों की संख्या 9 अप्रैल को 1,31,000 से अधिक की तुलना में आज 2,73,000 हो गई है। कोविड प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद गृह सचिव ने प्रदेशों से स्थिति पर नियंत्रण के लिए लगातार सतर्कता बरतने का आग्रह किया। उन्होंने आने जाने संबंधी पाबंदियों पर कड़ाई से अमल करने, बड़ी संख्या में लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक लगाने और बाजारों के समय में बदलाव की आवश्यकता पर
भी जोर दिया। गंभीर स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर वी.के. पॉल ने कोविड से निपटने के उपायों के लिहाज से अगले 3 सप्ताहों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए उन्होंने प्रदेश में आने वाले मजदूरों के विनियमन और बड़ी संख्या में कंटेनमेंट जोन बनाने की सलाह दी। केंद्र शासित प्रदेशों ने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए अपने प्रयासों की जानकारी दी। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की ओर से कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की कमी के बारे में जानकारी दी गई। इस सिलसिले में केंद्र सरकार के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा कोविड अस्पताल खोले जाने के बारे में बताया गया। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र से पिछले साल और इस साल समय पर सहायता मिलने पर आभार व्यक्त किया। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कल 2,59,170 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,53,00,000 से अधिक हो गई है। कल इस महामारी से 761 लोगों की जान गई। अब तक 1,80,530 लोग कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। पूरे देश में अब तक 12,71,29,000 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 32,76,000 टीके लगाए गए। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की दर 85.56% हो गई है। कल 1,54,000 कोरोना रोगी ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1,31,00,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इस समय 20,31,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। ये संख्या कुल संक्रमित लोगों का केवल 13.26% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल विभिन्न प्रयोगशालाओं में 15,19,000 से अधिक कोरोना सैंपल की जांच की गई। अब तक कुल 26,94,00,000 जांच की जा चुकी हैं। देश में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की नीति को अधिक उदार बनाने और तीसरे चरण की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान ये फैसला किया गया। देश में केवल 2 महीने की अवधि में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग 4 गुना कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की दैनिक उत्पादन क्षमता फरवरी के अंतिम सप्ताह के 1,273 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 4,739 मीट्रिक टन हो गई है। भारतीय सीरम संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री पूनावाला ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को निर्णायक नीतिगत बदलावों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तेज वित्तीय सहायता से कोरोना वैक्सीन निर्माण और वितरण को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है। लोगों से कहा गया है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। एक रिपोर्ट। कोविड के खिलाफ लड़ाई में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य के लोगों से अपील की है कि वे 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करें। राज्यवासियों को आज एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार इस महामारी के दौरान लोगों के जीवन में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी उपाय कर रही है। राज्य सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस स्थिति में न घबराएं और कोविड की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राज्य भर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान अनिवार्य प्रतिबंधों का पालन करें। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। रांची के रिम्स अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाला 100 बेड का कोविड स्पेशल वार्ड ने भी काम करना शुरू कर दिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। गुजरात सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में कोविड के लिए RT-PCR जांच की दर कम कर दी है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि ये प्रयोगशालाएं RT-PCR जांच के लिए अब 800 रुपये के बजाय 700 रुपये लेंगी।
प्रयोगशाला के कर्मचारी घर जाकर या अस्पताल में जांच करेंगे तो उसके लिए 1,100 रुपये के बजाय 900 रुपये लेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अहमदाबाद में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के 11,403 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक 4,207 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 1,879 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में 4,179 मरीज ठीक होने के साथ उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कल राज्य में कोविड-19 से 117 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 68,754 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 341 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में नए मामले सामने आने के बाद 17 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज कहा कि राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए कल शाम 8 बजे से लॉकडाउन लगाने की संभावना है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद श्री टोपे ने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही लॉकडाउन के बारे में घोषणा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने लोगों को तेजी से टीके लगाए जाने का फैसला किया है और जरूरत पड़ने पर केंद्र से अनुमति लेकर विदेशों से टीके की खरीद की जा सकती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने आज कहा कि रेमडेसिविर की आपूर्ति कल से राज्य में सुव्यवस्थित होने की संभावना है। मीडिया से बात करते हुए शिंगणे ने कहा कि वर्तमान में राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, क्योंकि कोरोना वायरस रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि 6 से 7 कंपनियां हैं जो पिछले 3 से 4 हफ्तों से लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही है और उन्होंने कल से राज्य में आपूर्ति बढ़ाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र में हमारे पास लगभग 1,550 मीट्रिक टन जितना पर्याप्त ऑक्सीजन है, जिसमें से 12.5 टन हमारा अपना है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन एकाग्रता योजना स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। इस बीच पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कल रायगढ़ जिले के कलम्बोली से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। 7 बड़े खाली टैंकरों वाली ट्रेन विशाखापट्टनम से 110 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन का परिवहन करेगी। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर लगाए गए प्रतिबंध के 1 सप्ताह बाद राज्य सरकार ने कोविड के बारे में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब राज्य में रोजमर्रा की जरूरत की दुकानों को केवल 4 घंटे खोले जाने का आदेश दिया है। ये दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। हालांकि दुकानों से होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में सुकमा और कोंडागांव में पूर्णबंदी लागू होने के बाद आज से राज्य के सभी 28 जिले लॉकडाउन के दायरे में आ गए हैं। जहां पहले लॉकडाउन लागू किया गया था, वहां कुछ जिलों में इसके अच्छे नतीजे भी दिखाई देने लगे हैं। इसके अलावा कोविड परीक्षणों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और संक्रमित लोगों की पहचान कर महामारी के फैलाव को रोकने के लिए उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से रात का कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। इस महीने की 25 तारीख से सभी रविवार को पूर्णबंदी लागू होगी। उधर केरल में निरंतर बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण 2 सप्ताह का रात्रिकालीन कर्फ्यू आज से शुरू हो रहा है। कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सार्वजनिक परिवहन पर कोई रोक नहीं लगेगी। खुले में निजी ट्यूशन केंद्र को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल ऑनलाइन परीक्षाएं चल सकेंगी। राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सभी एहतियाती उपायों के साथ जारी रहेंगी। इस बीच कल 13,644 नए लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। राज्य में इस समय 1,03,004 लोगों का इलाज चल रहा है। पुदुचेरी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि समुद्री तट पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। होटलों में ग्राहक रात 8 बजे तक बैठकर खाना खा सकेंगे। उसके बाद केवल पार्सल ले जाने की अनुमति होगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल में 50% लोग बैठ सकेंगे। इस बीच कोविड मरीजों के लिए 2,428 बिस्तर तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में आज रात 8:45 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के युवाओं ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। एक फ्रीलांसर सुजाता घरोई ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस निर्णय से युवा पीढ़ी को इस महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड महामारी के मामले में तेज बढ़ोतरी के बीच प्रशासन ने आज नगर निगम और शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले बाजार, मॉल और बाजार परिसरों में 50% दुकानों को ही खोलने का आदेश दिया है। एक ट्वीट में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने कहा है कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों को स्थानीय बाजार एसोसिएशनों के साथ परामर्श के बाद इस फैसले पर अमल के लिए तौर तरीके तय करने को कहा जाएगा। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक और मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रवासी कामगारों से अपील की है कि वे कोरोना के डर से शहर न छोड़ें। श्री बैजल ने कहा कि सरकार इस महामारी के दौरान उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी संभव सहायता देने को तैयार है। उपराज्यपाल ने कहा कि श्रमिकों और कामगारों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। आज एक ट्वीट में श्री केजरीवाल ने लोगों से घर में रहकर सरकार की मदद करने की अपील की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आश्वासन दिया है कि राजधानी में कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में बिस्तरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 4-5 दिनों में 2700 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बढ़ते संक्रमण और विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों के मद्देनजर 20 नियंत्रण कक्षों को फिर शुरू किया है। कामगारों की वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान और प्रवासी मजदूरों की समस्या को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि ये सुविधा पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे सुलझाने के लिए इसे अब फिर शुरू किया गया है। पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसको देखते हुए श्रम मंत्रालय ने फिर से जैसे पिछले वर्ष अप्रैल 2020 में 20 कंट्रोल सेंटर शुरू किए थे, हमने फिर से आज से ये ऑर्डर निकाल दिया है और ये सारे के सारे 20 कंट्रोल सेंटर विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किए गए हैं। इनमें सेंट्रल लेबर कमिश्नर के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। सबके नंबर हमने उपलब्ध करा दिए हैं। किसी भी माइग्रेंट वर्कर को कोई भी जरूरत हो राज्य शासन से या किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो और उनसे कोई मदद की जरूरत हो तो हमारे अधिकारी उपलब्ध रहेंगे और उनको मदद पूरी कराएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में आज रात 8:45 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज टीका निर्माताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री नरेंद्र मोदी ने टीका निर्माताओं को केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड से प्रभावित आम लोगों को रक्षा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति 4 गुना बढ़ाई गई। श्रम मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष पुनः आरंभ किए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रवासी कामगारों से अपील की कि वो कोरोना से डरकर शहर न छोड़ें। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया।
पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के छठे चरण की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1000 मतदाताओं को मतदान करने की मंजूरी दी। कोविड महामारी के मद्देनजर यूजीसी की अगले माह होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट स्थगित। मंत्रिमंडल ने वित्त विधेयक 2021 में संशोधन का अनुमोदन किया। बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A और 2B को मंजूरी मिली और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारी की जा रही है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के मद्देनजर प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का उपयोग करने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1000 मतदाताओं को मतदान करने की मंजूरी दी। एक रिपोर्ट। डाक मतपत्र सुविधा का विकल्प उन मतदाताओं के लिए बढ़ा दिया गया है जो कोविड से संक्रमित हैं या संदिग्ध हैं और घर या संस्थागत संगरोध में हैं, जिन्हें दिव्यांग और 80 वर्ष की आयु से ऊपर के रूप में चिन्हित किया गया है। मतदान केंद्रों या पैरामेडिकल स्टाफ या आशा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवेश के समय मतदाताओं की थर्मल जांच शामिल होगी। यदि तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानदंडों से ऊपर है तो मतदाता को टोकन प्रदान किया जाएगा और मतदान के अंतिम घंटे में मतदान के लिए आने के लिए कहा जाएगा। छठे चरण के दौरान पश्चिम बंगाल के 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए 27 महिलाओं सहित कुल 306 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में कुल 14,480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस, वामदल और उनके गठबंधन के सहयोगी भारतीय सेक्युलर मोर्चा, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने 37 उम्मीदवार उतारे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 23, कांग्रेस ने 12, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 4 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2, जबकि 82 निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ 60 अन्य भी चुनाव मैदान में हैं। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 28 मार्च को लागू वित्त विधेयक 2021 में संशोधन के लिए वित्त अधिनियम 2021 को पूर्व तिथि से लागू करने की स्वीकृति आज प्रदान कर दी। वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधनों को स्पष्ट करने और प्रस्तावों को तर्कसंगत बनाने के साथ हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए ये फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले से हितधारकों की चिंताएं दूर होंगी। सरकार के ये संशोधन कर प्रस्ताव हैं जिनसे समय पर राजस्व वसूली में सहायता मिलेगी और करदाताओं की शिकायतें भी दूर होंगी। इससे मौजूदा प्रावधान और कारगर हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A और 2B को मंजूरी दे दी है। इन दोनों परियोजनाओं की लंबाई करीब 58 किलोमीटर है। 2A चरण सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन को KR पुरम से जोड़ेगा, जबकि चरण 2B KR पुरम से हेब्बल होते हुए हवाई अड्डे तक जाएगा। आज मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों चरणों के निर्माण पर 14,788 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। Today, the Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved the Bangalore Metro Rail Project Phase 2A and the Phase 2B, comprising a total length of 58 kilometers at a cost of rupees 14,788 crore. This is a project that will have a transformational impact on commuting in Bangalore. रेल मंत्री ने रेलगाड़ियों के टिकटों की कमी के दावों का ये कहते हुए खंडन किया कि टिकट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और देश भर में रेलगाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और आवश्यकता के अनुसार विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के व्यापारिक उपचार महानिदेशालय और बांग्लादेश के व्यापार और शुल्क आयोग के बीच पिछले महीने की 27 तारीख को ढाका में हस्ताक्षरित व्यापारिक उपचार के उपायों के क्षेत्र में सहयोग का ढांचा स्थापित करने संबंधी समझौता ज्ञापन को पूर्व तिथि से स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
आईपीएल क्रिकेट में इस समय चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 77 रन बना लिए थे। दोनों ही टीमों ने आईपीएल के इस संस्करण में 3 मैच में 2 जीत हासिल की है, जबकि 1 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में रन औसत के आधार पर दिल्ली कैपिटल्स तीसरे और मुंबई इंडियंस चौथे स्थान पर बनी हुई है। पोलैंड के किसले में युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 7 और मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्के कर लिए हैं। महिलाओं में बेबी रोजी साना चानू, अरुंधति चौधरी और टी सनमचा चानू ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं पुरुष वर्ग में अंकित नरवाल, विशाल गुप्ता, विश्वामित्र चौंगथम और सचिन भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। इससे पहले कल 4 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्के किए। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत के पदकों की संख्या 11 हो गई है। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट 11 से 16 मई तक नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में होना था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के साथ आपात चर्चा में भारतीय बैडमिंटन संघ ने आगामी योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2021 को स्थगित करने का निर्णय लिया। भारत वियतनाम रक्षा सहयोग विषय पर भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रालयों का एक वेबिनार और प्रदर्शनी आज शुरू हुई। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड्स, एचबीएल पावर सिस्टम्स, लार्सन एंड टिब्रो, महिंद्रा डिफेंस और टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसी जानी मानी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं। वेबिनार में 37 कंपनियों ने अपने वर्चुअल पंडाल लगाए हैं। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में आज रात 8:45 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज टीका निर्माताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री मोदी ने टीका निर्माताओं को केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड से प्रभावित आम लोगों को रक्षा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति 4 गुना बढ़ाई गई। श्रम मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष पुनः आरंभ किए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रवासी कामगारों से अपील की कि वे कोरोना के डर के कारण शहर न छोड़ें। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया। पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1000 मतदाताओं को मतदान करने की मंजूरी दी। कोविड महामारी के मद्देनजर यूजीसी की अगले माह होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट स्थगित।
मंत्रिमंडल ने वित्त विधेयक 2021 में संशोधन का अनुमोदन किया। बेंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A और 2B को मंजूरी मिली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।